नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। बूढ़े किंग के पैलेस में सो रही आयशा मारवा की चीख को सुनकर उनके बगल में सो रही रिया की अचानक से आंखें खुल जाती है। रिया अब घबरा कर अपनी दादी माँ की आवाज को सुनकर उठ जाती है और तुरंत अब अपनी दादी माँ का हाथ पकड़कर पूछती है, दादी माँ क्या हुआ आपको? क्या आपने कोई बुरा सपना देखा है? इधर रिया की मासूम आवाज सुनकर आयशा कुछ पल के लिए उसे देखती रहती है, फिर अब वो रिया को अपनी बाहों में भरते हुए ही प्यार से कहती है, हाँ बेटा, सब ठीक है। आई एम सॉरी, आपकी दादी माँ ने आपको भी डरा दिया ना। अब अपनी दादी माँ की बात को सुनकर रिया मुस्कुराते हुए आयशा से अलग होती है और पास में रखे हुए पानी के गिलास की ओर इशारा करते हुए कहती है, इट्स ओके दादी माँ, मुझे भी ऐसे ही बैड ड्रीम्स आते हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। फिर रिया कुछ पल सोचती और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है और अब वो कहती है, अगर मेरा बस चलता ना दादी माँ तो मैं अपने ड्रीम में घुसकर उस ड्रीम को डंडे मार मार कर भगा देती। रिया की बात सुनकर तो आयशा मारवा हैरान होकर अब उसकी तरफ देखने लगती है। रिया तुरंत अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, वैसे बताओ ना दादी माँ, अच्छा आइडिया है ना मेरा ये? अगर ये प्रैक्टिकल होता तो कितनी अच्छी बात होती। वैसे भी मैं हूँ ही इतनी इंटेलिजेंट। रिया की मासूम और मज़ेदार बात सुनकर आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अब पानी का गिलास उठाकर धीरे धीरे पानी पीती है और फिर गिलास को वापस साइड में रखते हुए ही कहती है, वैसे देखा जाए तो रिया आइडिया बुरा नहीं है। अगर आपकी ये बात सच हो जाए तो हम सभी अपने स्वीट ड्रीम्स में खुद ही घुसकर अपने सारे बैड ड्रीम्स को भगा सकते हैं। ये सुनकर रिया उत्साहित होकर कहती है, बिल्कुल, फिर किसी को भी डरावना सपना ही नहीं आएगा दादी माँ, और ना ही नींद खराब होएगी। रिया की बात को सुनते हुए आयशा मारवा हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरती है और फिर वो कहती है, हाँ मेरी समझदार बच्ची, लेकिन अभी के लिए हमें अपने सपनों को खुद ही अच्छा बनाने की कोशिश करनी होगी। रिया अब अपनी दादी माँ के पास दोबारा लेट जाती है और अब कहती है, तो आज से हम दोनों सिर्फ स्वीट ड्रीम देखेंगे और अगर कोई बैड ड्रीम आया तो उसे डंडा मारेंगे। रिया की बात सुनकर आयशा अब अपनी हंसी नहीं रोक पाती। इधर कुछ ही देर पहले डर से कांप रहा उसका चेहरा पूरी तरह से शांत हो चुका था। आयशा भी यहाँ पर रिया को कहती है, ओके रिया, रात काफी ज्यादा हो रखी है इसलिए अब चलो सो जाओ। इस बात पर अब रिया भी कहती है, हाँ दादी माँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी कर भी क्या सकते हैं। वैसे बड़ी अभी तक नहीं आए हैं, आखिर वो कहाँ पर हैं? सच कहूँ दादी माँ, मैं उन्हें बहुत ही मिस कर रही हूँ। रिया की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, कोई बात नहीं रिया, वो जल्द ही आ जाएंगे, लेकिन अब चलिए आप सो जाइए। दादी माँ आपको एक फेरी टेल्स की स्टोरी सुनाएगी। अपनी दादी माँ की इस बात पर रिया बेड पर लेटकर अपने टेडी बियर को अपनी बाहों में लेकर कहती है, हाँ ठीक है दादी माँ, आप सुनाइए। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, दूर के नगर में एक बड़ा और प्रतापी राजा राज करता था और ये कहते हुए वो रिया को अपनी कहानी सुनाने लगती है। तो वहीं रिया भी अपनी दादी माँ की स्टोरी को बड़े ही ध्यान से सुनती है। तो वहीं दूसरी तरफ लंदन से दूर उस जंगल के बीचों बीच बने उस बरगद के पेड़ को घेर कर तीनों दिशाओं में भी यहाँ पर 3 शख्स खड़े थे। उन तीनों की नजर अब सामने पेड़ पर ही थी। उन तीनों ने ही एक लंबा सा क्लोक विद हुडी पहना हुआ था और इन तीनों का ही चेहरा हुडी से ढका हुआ था। इन तीनों के ही हाथों में धनुष और तीर थे और उनके कानों में यहाँ पर माइक्रोफोन्स लगे हुए थे। वे लगातार उस पेड़ और उसके आसपास के इलाके पर अपनी नज़र रखे हुए थे। तो दूसरी तरफ यहाँ पर पेड़ के अंदर मौजूद सभी लोग अब धीरे धीरे से खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये सभी अब यहाँ पर इस पेड़ के अंदर समा चुके थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ देर पहले उनके साथ क्या हुआ था कि तभी अचानक से उन सभी के ही कानों में एक आवाज आती है, आप सभी ठीक तो है ना?
आवाज़ सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ उस दिशा में देखा कि आखिर आखिर कौन है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। तो जैसे ही वो देखते हैं तो सामने अनिका खड़ी थी। अनिका को देखते ही करण गुलेरिया तो जैसे अपनी जगह से अब एकदम से ही उछलकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो अनिका को अपनी आंखों के सामने देखकर अब वो इतने बेचैन हो चुके थे, क्योंकि उन्हें तब से अनिका की ही चिंता हो रही थी। और अब वो कहते हैं अनिका, और वो तेजी से उसके पास जाकर अपनी बेटी को गले से लगाते हुए कहते हैं, बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना घबरा गया था जब हमें तुम्हारे बारे में पता चला। फिर उन्होंने अब घबराकर चारों तरफ देखा और पूछा, और ये सब क्या है अनिका? हम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? और वो औरत कौन थी जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी? अब अनिका अपने पापा की तरफ देखते हुए कहती है, पापा वो सब आपको मैं बाद में बता दूंगी, अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और अब यहाँ पर वो चारों तरफ देखते हुए कहती है, इस जगह से हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से बाहर जाना है, नहीं तो हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। अनिका की ये बात सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपनी अपनी जगह से अब खड़े हो जाते हैं। अब किसी ने यहाँ पर अपने कपड़े ठीक किए तो कोई अभी भी हैरानी से आसपास ही देख रहा था कि आखिर ये कौन सी जगह है। कि तभी निखिल अब अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और अनिका की तरफ देखते हुए बोला, थैंक गॉड आपने अपने हाथ की वो घड़ी नहीं उतारी थी। अब अनिका उसकी तरफ देखती है तो अब निखिल आगे कहता है, उस घड़ी ने हमारी बहुत ही मदद की अनिका मैडम, अगर वो हमारे पास नहीं होती तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच भी नहीं पाते। और फिर अब वो करण की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वैसे मिस्टर धनंजय पीरामल, आपको इस जगह का एड्रेस कैसे मिला? अब वो यहाँ पर थोड़े से हैरान थे, लेकिन अब वो कहते हैं, मेरा मतलब है हम लोगों ने तो इस जगह को ट्रेस करने की कितनी ही कोशिशें की थी, लेकिन इस घड़ी के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? इससे पहले कि यहाँ पर धनंजय कुछ भी कहते कि तभी भी यहाँ पर करण अब निखिल की तरफ देखते और हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, निखिल तुम्हें पता नहीं है, हाँ जहाँ तुम्हारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है ना, वहाँ से हमारी पुरानी जानकारी काम आती है। ये सुनकर अब निखिल की बोहें अब थोड़ी सी उचक जाती और अब वो हैरानी में कहते हैं, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? तब अब करण कहते हैं, हर चीज़ टेक्नोलॉजी से नहीं मिलती निखिल, कुछ जगहों तक पहुंचने के लिए अनुभव और सही समय पर सही फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि जहां पर टेक्नोलॉजी खत्म का कहीं पर भी काम नहीं होता, तब वहां पर मेरे दोस्त का कनेक्शन और काम आता है। और उसका ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का होता है, वो पूरे तरीके से काम करता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर अब यहाँ पर एक अलग सी राहत और खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि अब अनिका उनके सामने थी। जब उन्होंने अनिका को इस तरह से बिना किसी नुकसान के बिल्कुल सही सलामत अपने सामने देखा, सभी को लगा था कि शायद अब मुसीबत टल चुकी है और खतरा खत्म हो गया है। लेकिन तभी उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक नहीं सकी और माहौल एक बार फिर से भयानक हो जाता है, क्योंकि तभी अचानक से सभी के कानों में ही एक बेहद ही हैवी, स्कैरी और मिस्टीरियस आवाज़ गूंजती है। वो आवाज़ पूरे कमरे में इस तरह फैल जाती है जैसे कोई हर एक मूवमेंट पर नज़र रखे हुए हो। आवाज़ में एक अजीब सा घमंड और ताकत थी जो कि कह रही थी, वेलकम इन माय वर्ल्ड, यहाँ पर तुम सभी आए भी मेरी ही इच्छा से हो, और यहाँ से जिंदा या मुर्दा जाओगे तो वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी ही इच्छा से। तो चलो, अब जब तुम सब लोग यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम सभी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प और खौफनाक खेल खेला जाएगा। तुम सभी के सामने वहाँ पर कुछ कुर्सियाँ रखी हुई हैं, नज़र आ रही है ना? तो बिना किसी चालाकी से बड़े ही आराम से उन पर जाकर बैठ जाओ।
आवाज कुछ पल के लिए भी यहाँ पर रुकती है और फिर से यहाँ पर जहर भरी मुस्कान और तानों के साथ दोबारा से फिर से वही आवाज गूंजती है। वो कहती है, और मेरी प्यारी अनिका, आखिर घर में इतने सारे मेहमान आए हैं तो उनकी मेहमान नवाजी और खातिरदारी तो करनी ही होगी ना। तुम ये सब खुद से आराम से कर रही हो या फिर अब मैं अपने तरीके से कुछ करूं। इस मिस्टीरियस और स्केरी आवाज को सुनकर अनिका के होश ही उड़ गए थे। उसका दिल अब यहाँ पर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि अपनी फैमिली को यहाँ पर देखकर अनिका खुद तो सब कुछ हैंडल कर सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली को कोई भी नुकसान हो। इस आवाज को सुनकर अब यहाँ पर कविन आलिशा बीच में बोलते हुए ही कहती है, कौन है ये? आखिर कौन बोल रहा है ये सब? आलिशा के इस बात का जवाब इससे पहले कि अनिका अपने आप से दे पाती या फिर किसी को कुछ समझा पाती कि तभी सभी के ही कानों में एक और तेज चिड़न भरी आवाज आती है, वेलकम रानी साहिबा। अब बस इस महफिल में कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके भाई आकाश की, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पर अनिका भी हैं, आप भी हैं, तो बस जल्द ही आकाश भी यहाँ पर आ जाएगा। वो भी बहुत ही जल्द यहाँ पर खींचा चले आएगा। मेरा बेहद मन है उसे मिलने का और उसके साथ हिसाब बराबर करने का, लेकिन उससे भी पहले मुझे सबसे पहले करण गुलेरिया और राजीव गुलेरिया का ब्लड टेस्ट करना है। एंड नो वन स्टॉप मी। अनिका, तुम्हें तो अब अच्छे से पता है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं किस हद तक जा सकती हूँ। इस धमकी के बाद हम यहाँ पर पूरे कमरे में एकदम से यहाँ पर गहरा सन्नाटा छा गया। सभी की यहाँ पर रुक पाने वाली शांति में बदल गई थी सांसें। इसलिए अब अनिका की आंखों में भी यहाँ पर डर, हेल्पनेस और गुस्से का एक साथ सैलाब आने लगा था, क्योंकि वो जानती थी कि ये आवाज उसी औरत की है, क्योंकि अनिका तो उससे मिल भी चुकी थी, वो उसके साथ इतने समय से भी यहाँ पर कैद भी थी। तो वहीं खड़े सभी लोग अब यहाँ पर कम्प्लीटली शॉक थे कि आखिर ये अनसीन दुनिया इस अनसीन दुनिया में क्या खेल खेला जा रहा है, और करण और राजीव का ब्लड टेस्ट करने के पीछे उसका असली और गंदा मकसद क्या है। उन सामने रखी कुर्सियों की तरफ देखते हुए अब सभी के कदम जैसे जैसे जमीन पर ही जम से गए थे और हवा में एक अजीब सा खौफ और दहशत फैल चुकी थी। अभी इन सबके कानों में फिर से उस औरत की आवाज आती है जो कि कहती है, वैसे मेरे पास तुम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, लेट मी शो यू। कमरे में मौजूद सभी लोग अब उस आवाज को ध्यान से सुन रहे थे। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर सामने वाली औरत किस तरह का सरप्राइज देने की बात कर रही है। वातावरण पहले ही तनावपूर्ण था और अब उस आवाज के लहजे में छिपी हुई धमकी ने सभी को और भी स्तर कर दिया था। अब आवाज एक बार फिर से गूंजती है, और हाँ, यहाँ पर कोई भी होशियारी मत करना, और अनिका फॉलो माई इंस्ट्रक्शन बिकॉज यू हैव नो एनी ऑप्शन। इधर अनिका कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही उसी आवाज में अब अगला निर्देश आता है, इस कमरे में जो टीयर गैस मैंने रिलीज की है उसका अमाउंट बढ़ा दो। ये सुनते ही तो अनिका के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो तुरंत उस दिशा में देखते हुए कहती है, ये क्या बकवास है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। अनिका की आवाज में गुस्से के साथ साथ चिंता भी साफ साफ अपनी फैमिली के लिए दिखाई दे रही थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि कमरे में पहले से मौजूद गैस ही सभी के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अगर उनकी मात्रा और भी बढ़ा दी गई तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती थी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कमरे में एक बार फिर से वो आवाज गूंजती है, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है, लाइक सीरियसली। अब आवाज में इतनी शक्ति थी कि अनिका कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। वो समझ चुकी थी कि इस समय किसी भी तरह उसे वो भी यहाँ पर बहस नहीं कर सकती थी। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी परिस्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। अनिका तुरंत सभी की तरफ देखती है। वो जानती थी कि इस समय घबरा कर कोई भी गलत कदम उठाना सभी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए वो शांत रहने की कोशिश करते हुए सभी से कहती है, अभी के लिए आप सभी प्लीज बैठ जाइए। अनिका की बात सुनकर शुरुआत में वहां मौजूद किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। हर किसी के मन
में सवाल था कि आखिर अनिका उन्हें बैठने के लिए क्यों कह रही है, लेकिन वे सभी अनिका पर पूरा भरोसा करते थे। उन्हें विश्वास था कि अगर अनिका उन्हें इस समय बैठने के लिए कह रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी। इसी भरोसे के कारण उनमें से अब किसी ने भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे धीरे सभी लोग अब उन कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं। कमरे में एक बार फिर से खामोशी छा जाती है। सभी की नजरें अनिका पर थी और अनिका की नजरें बस कमरे के अलग अलग हिस्सों पर घूम रही थी। वो हर चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कर रही थी। सभी के बैठ जाने के बाद अचानक वो आवाज फिर से सुनाई देती है, मेरी गुड़िया अब चल तू भी जाकर बैठ जा। उस आवाज को सुनकर अनिका कुछ पल के लिए वही खड़ी रहती है। तब वो आवाज फिर से गूंजती है, मुझे पता है अनिका गुलेरिया कि तेरा दिमाग बहुत ही काम करता है ना। अब कुछ देर के लिए देख, अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर दे, वरना अब आखिरी शब्द पर आकर रुक जाती है। कमरे में बैठे सभी लोग उस अधूरे वाक्य को सुनकर और भी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। किसी को भी नहीं पता था कि उस व्यक्ति के दिमाग में आगे क्या चल रहा था। इधर अनिका धीरे धीरे अब उस आवाज की दिशा में देखने लगती है, लेकिन तभी आवाज का लहजा अचानक बदल जाता है। अब वो जैसे किसी और ही चीज की तरफ ध्यान दिलाते हुए ही पूछती है, वैसे तुम में से धनंजय पीरामल कौन है? कमरे में बैठे सभी लोग अब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद अब आवाज आती है, अरे वही धनंजय पीरामल, वो अवंतिका का बेटा। ये सुनते ही तो कमरे का माहौल एक बार फिर से बदल जाता है। इधर इस औरत के इस सवाल से यहाँ पर धनंजय पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तो वहीं अनिका अब यहाँ पर बात को संभालते हुए कहती है, देखिए इनमें से कोई भी धनंजय नहीं है। अनिका के इस जवाब ने तो धनंजय को अभी और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर अनिका इस औरत को उसके बारे में मना क्यों कर रही है। धनंजय के दिमाग में अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। और वो सोचता है कि अगर सामने वाला ये व्यक्ति, ये चाहे जो भी कोई है, मतलब ये आवाज, उन्होंने अभी तक उस औरत को देखा नहीं था, इसलिए अब वो यही सोचता है कि ये उन्हें पहचानता है। तो अनिका ने अभी ऐसा क्यों कहा कि यहाँ कोई धनंजय है ही नहीं। अब धनंजय कुछ कहने के लिए आगे बढ़े ही थे, लेकिन इससे पहले ही उनके मुंह से कोई शब्द निकलता। अनिका उनकी तरफ देखती और अपनी आंखों के इशारे से उन्हें अभी कुछ भी कहने से मना कर देती है। इधर धनंजय भी अनिका के इस इशारे को समझ जाते हैं और वो फिर से चुप हो जाते हैं। अनिका की नजरें लगातार अभी भी आसपास की चीजों पर ही थी। वो किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि सामने वाली ये औरत हर छोटी गतिविधि पर नजर रख रही है। इसी बीच अचानक उन सभी कुर्सियों में हलचल होती है जिस पर ये सभी लोग बैठे हुए थे। कुर्सियों के अंदर से अचानक कुछ यांत्रिक उपकरण बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते उन सभी के हाथों को मजबूती से कुर्सियों के साथ जकड़ देते हैं। एक पल में सभी को समझ आ जाता है कि उन्हें पहले बैठने के लिए अब क्यों कहा गया था, क्योंकि ये सभी अभी कैद हो चुके थे। वे सभी अब अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करने लगते हैं। कोई अपने हाथों को जोर से खींचता है तो कोई कुर्सी के उस हिस्से को हटाने की कोशिश करता है जिसने उसके हाथों को पकड़ रखा था, लेकिन उनकी की सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। जितना वे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं उतना ही वह पकड़ और भी मजबूत महसूस होती है। अब कमरे की स्थिति और भी गंभीर हो चुकी थी। इसी दौरान कमरे में भी यहाँ पर छोड़ी गई टीयर गैस अब धीरे धीरे फैलने लगती है। कुछ ही समय में उसका असर अब पूरे के पूरे कमरे में महसूस होने लगता है। वातावरण धुंधला होने लगा था और वहाँ मौजूद सभी के लिए सांस लेना अब मुश्किल होने लगता है। सभी लोग अब अपनी अपनी जगह से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ कुर्सियों से बंधे होने के कारण वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। इधर अनिका भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने एक साथ कई मुश्किलें अब खड़ी हो चुकी थी। एक तरफ कमरे के अंदर सभी का संघर्ष शुरू हो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ उस समय बरगद के पेड़ के बाहर स्थिति बिल्कुल अलग थी। पेड़ के बाहर वे तीनों पूरी तरह से तैयार खड़े थे। उनकी नजरें लगातार अभी उस विशाल बरगद के पेड़ पर ही टिकी हुई थी। उन्होंने अपने अपने हथियारों का निशाना पेड़ की तरफ साध रखा था। पेड़ की मोटी शाखाएं और जमीन तक फैली हुई लताएं लगातार हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पेड़ खुद उनकी हर गतिविधि को महसूस कर रहा हो।
तीनों एक साथ अब उस पेड़ की तरफ हमला कर देते हैं। उनका वार सीधा पेड़ की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे पेड़ की अगली चाल को समझ पाते, उसकी मोटी लताएं अब अचानक से तेजी से हरकत में आ जाती हैं। इसकी लताएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरती हुई उनके हमले के रास्ते में आ जाती हैं और तीनों के वार को ही बेअसर कर देती हैं। अब ये हमला इन तीनों के द्वारा किया गया पूरी तरह से व्यर्थ चला जाता है। तीनों एक पल के लिए उस पेड़ को देखते रहते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि ये कोई सामान्य बरगद का पेड़ नहीं है। उसकी लताएं केवल पेड़ की शाखाएं नहीं थी, बल्कि वह किसी तरह उनके हमले को पहचान कर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया कर रही थी। अब एक शख्स यहाँ पर पेड़ को बड़े ही ध्यान से देखते हुए कहता है, लगातार एक ही जगह पर अब अपना वार करते रहो। वो शख्स जानता था कि अगर वो एक ही जगह पर इस पेड़ के ऊपर वार करते रहेंगे तो उनके लिए इस पेड़ को कमजोर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार अलग अलग हमला करने के बजाय एक स्थान पर लगातार वार करना उनके लिए थोड़ा सा कारगर सिद्ध हो सकता है। तीनों फिर से भी यहाँ पर अपने अपने हथियारों को संभालते हैं। इस शख्स की बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर वो बाकी के दो जो उसके साथ थे, वे दोनों भी अब यहाँ पर अपने अपने स्थान पर अब संभल जाते हैं। तभी उनके कान में लगे ईयरपीस से आवाज आती है, ओके डन। इधर आवाज सुनते ही तीनों बिना समय गवाए अब एक ही जगह को अपना निशाना बना लेते हैं। अब उनके बीच कोई अलग अलग दिशा में हमला करने की कोशिश नहीं थी। तीनों का पूरा ध्यान उसी एक ही स्थान पर था। वो लगातार उसी जगह पर वार करने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बरगद के पेड़ के अंदर बैठी वो औरत भी अब बाहर हो रही हर गतिविधि को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि तीनों एक ही स्थान को निशाना बना रहे हैं। अब वो कुछ पल तक तो शांत रहती है, फिर अब वो धीरे से अपना पैर जमीन पर रखती है। इसके बाद वह अपने पैर के अंगूठे से जमीन पर बने खास स्थान को दबा देती है। जैसे ही उसका पैर जमीन को दबाता है, उसी क्षण बरगद के पेड़ की जड़ों के आसपास अब फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। पहले जमीन के नीचे से हल्की सी कंपन महसूस होती है, फिर अचानक पेड़ की जड़ों के बीच से तेज हवा निकलती है। कुछ ही सेकंड में वहां पर हवा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसके आसपास मौजूद धूल, सूखे पत्ते और छोटी छोटी टहनियां हवा में उड़ने लगती हैं। बाहर खड़े तीनों ही लोग अब अचानक से उस तेज हवा की चपेट में आ जाते हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि उनके पैर जमीन पर टिक ही नहीं पाते और अचानक अब तीनों हवा में उड़ जाते हैं। कुछ पल तक वे हवा में ही घूमते रहते हैं और फिर पेड़ों से कुछ दूरी पर जाकर जमीन पर गिर जाते हैं। इधर गिरते ही उनके आसपास अब धूल का गुबार उठ जाता है। कुछ क्षणों तक तीनों वहीं पड़े रहते हैं और फिर धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। उनके सामने खड़ा विशाल बरगद का पेड़ अब पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे केवल एक पेड़ नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा खुद करने वाला कोई जीवित अस्तित्व हो। उसकी हर जड़, हर शाख और हर लता जैसे कई अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में थी। तीनों ने जिस भी वार की तैयारी की, पेड़ ने उसी का उन्हें जवाब दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था इन तीनों के सामने। उनके हर हमले के सामने उसकी लताएं खड़ी हो जाती और अब तो उसकी जड़ों से निकलने वाली हवा भी किसी हथियार से कम नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ इधर इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी अंजलि मामी पहुंच चुकी थी। वह एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए लगातार अब अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। उन्होंने कई बार घर पर फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी यहाँ पर उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। उनके चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब वो मन ही मन सोचती है कि आखिर उसके घर पर ऐसा भी क्या हो गया है कि घर पर कोई भी आज उनका फ़ोन नहीं उठा रहा। ये आखिर सब लोग कहाँ चले गए हैं? क्योंकि अंजलि मामी काफी समय के बाद वापस अपने घर पहुंच रही थी। अंजलि मामी बार बार अब अपना फोन देखती और फिर आसपास अपनी नजरें दौड़ाती हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अभी किसी का तो फोन आ जाएगा या घर में से कोई उन्हें संपर्क करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अंजलि मामी के मन में भी यहाँ पर तरह तरह के सवाल उठने लगे थे कि आखिर उसके घर पर सब ठीक तो होंगे ना। वो भी अपनी सोच में ही खोई हुई थी, तभी अचानक से उसके कानों में आवाज आती है, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? ये आवाज सुनते ही अंजलि मामी कुछ पल के लिए
वहीं पर ही रुक जाती है और वो उस दिशा की तरफ देखने लगती है और फिर अब यहाँ पर वो देखते हुए कहती है, हाँ हाँ सब ठीक है। फिर कुछ पल रुक कर पूछती है, क्या आप दोनों मुझे मेरे घर तक छोड़ने जाएंगे? उनके सवाल का जवाब देते हुए यहाँ पर अविनाश कहता है, आकाश सर का ऑर्डर है, वे मना भी तो नहीं कर सकते हैं। उन्हें अब अंजलि मामी को सुरक्षित उनके घर पहुंचाना है और जब तक वह उन्हें सही सलामत घर नहीं पहुंचा देते तब तक उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। अब अंजलि मामी अविनाश की बातों को सुनकर कुछ पल के लिए शांत रहती है। उन्हें भी समझ आ जाता है कि अगर आकाश ने निर्देश दिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों शख्स को आकाश ने ही भेजा था। और अब वो आखिरकार कहती है, ठीक है फिर आप दोनों मुझे छोड़ने चलिए। इसके बाद अंजलि माँ भी अब अविनाश के साथ एयरपोर्ट से निकल जाती है। उसके मन में अभी भी घर को लेकर कई सवाल चल रहे थे। लगातार फोन करने के बावजूद किसी का फोन नहीं उठाना अब उन्हें परेशान कर रहा था। वो बार बार अपने फोन की स्क्रीन को देखती है लेकिन किसी भी तरह से कोई भी संदेश या कॉल नहीं आया था। तो दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में यहाँ पर माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब तक पीयूष भी नानी माँ को लेकर वहां पर पहुंच चुके थे। नानी माँ की हालत देखकर घर के मौजूद लोगों के चेहरे पर चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद किशन मामा भी अब यहाँ पर हॉल में आते हैं। जैसे ही उनकी नज़र हॉल में अपनी माँ पर पड़ती है तो उनके चेहरे पर अचानक एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उन्हें अभी भी अंजलि के बारे में कोई भी खबर नहीं थी। वो तेजी से अब अपनी माँ के पास जाते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं। किशन मामा अब अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए भावुक होकर कहते हैं, माँ माफ ठीक तो है ना? अपने बेटे की आवाज़ सुनते ही नानी माँ की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। वो कुछ पल तक किशन मामा को देखती रहती है। जैसे ही वह उनका हाथ अब अपने हाथ में महसूस करती है, उनके अंदर अब तक दबे हुए सारे भाव अब बाहर आने लगते हैं। नानी माँ की आंसू में अब आंसू निकल पड़ते हैं। किशन मामा अब अपनी माँ को इस हालत में देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो उनकी बात ध्यान से सुनने के लिए अब उनके पास ही बैठे रहते हैं। इधर नानी माँ आखिरकार अब उन्हें पूरी की पूरी बात बता देती है। वहाँ जो कुछ भी हुआ था उसे एक एक करके किशन मामा के सामने रख देती है। उनकी बातें सुनते हुए किशन मामा के चेहरे के भाव भी अब लगातार बदलते जाते हैं। पहले उनके चेहरे पर चिंता दिखाई देती है, फिर वो गंभीर हो जाते हैं और जैसे जैसे उन्हें पूरी स्थिति का पता चलता है उनके चेहरे पर बेचैनी और भी साफ साफ दिखाई देने लगती है। नानी माँ की पूरी बात सुनने के बाद किशन मामा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं। फिर वो अपनी नज़रें ऊपर उठाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा, चिंता और बेचैनी तीनों साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब वो पीयूष की तरफ देखते हुए पूछते हैं, अब अंजलि कैसी है? कुछ पल रुक कर वो फिर से कहते हैं, आखिर किसी ने उन्हें इस बारे में बताया क्यों नहीं? अरे अंजलि के साथ इतना कुछ हो गया और किसी ने उसे इस चीज़ के लिए बताना भी जरूरी नहीं समझा। उनकी आवाज़ में अब नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। और अब वो कहते हैं, आखिरकार वो उसके पति हैं तो क्या उन्हें इतना जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनकी पत्नी कहाँ है और उनके साथ क्या हो रहा है? उसके मन में ये सवाल अब लगातार घूम रहा था कि आखिर इतनी बड़ी बात उससे छुपाई क्यों गई। अब वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करते हुए ही कहते हैं, अब उन्हें हर हाल में वहाँ पर जाना ही होगा। चाहे जो भी हो, वो अपनी पत्नी के बारे में इस तरह से अनजान बनकर नहीं बैठ सकते। किशन मामा के मन में यहाँ पर अंजलि के लिए चिंता और भी बढ़ गई थी। उन्हें अब किसी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब ठीक है या नहीं। वो अब एक बार अपनी आंखों से अंजलि मामी को देखना चाहते थे और मुझे अब वो ये कहते हैं कि मुझे अब हर हाल में जाना होगा। ये कहते हुए किशन मामा तेजी से एंट्रेंस की तरफ भागने लगते हैं। उनके कदमों में बेचैनी थी और चेहरे पर अपनी पत्नी को लेकर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पल भी और वहाँ रुकना नहीं चाहते थे। किशन को इस तरह से जाते देखकर पीयूष अब यहाँ पर तुरंत उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो किशन को संभालते हुए कहते हैं, किशन देखो, खुद को संभालो। हमने कहा ना कि अंजलि अब ठीक है। इस वक्त तुम्हें मजबूत होना चाहिए।
पीयूष अब किशन को समझाते हुए आगे कहते हैं, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी बेटी को भी तुम्हारी ज़रूरत है किशन, सिचुएशन को समझो। और अंजलि का तो इस वक्त सबसे ज़्यादा अंजलि को तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन अगर तुम ही इस तरह से टूट जाओगे तो सब कुछ कैसे चलेगा। तुम्हें समझ में भी आ रहा है ना कि इस वक्त तुम्हें क्या करना है किशन, तुम्हें अब मजबूत होना होगा। पीयूष की आवाज़ में यहाँ पर एक सख्ती जरूर थी, लेकिन उसके पीछे किशन के लिए चिंता और अपनापन साफ साफ झलक रहा था। वो अब किशन को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये समय भावनाओं से बह जाने का नहीं है, बल्कि खुद को संभाल कर अपने परिवार के लिए खड़े रहने का है। पीयूष राय चंद्र आगे कहते हैं, उन्हें पता है कि ये बहुत ही बुरा वक्त है, ऐसी परिस्थिति में खुद को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन उन्हें विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। वो बस किशन को खुद को संभालना होगा, यही कहते हैं। इधर पीयूष की बातें सुनते ही किशन मामा की सारी मजबूती टूट जाती है। वो अचानक से पीयूष को गले लगा लेते हैं और उनके कंधे पर सिर रखकर रोने लगते हैं। किशन की आंखों से लगातार अब यहाँ आंसू बह रहे थे। इतने समय से उन्होंने अपने अंदर जो डर, बेचैनी और दर्द दबा कर रखा था, वो सब अब उस पल में सब बाहर आ गया। पीयूष भी यहाँ पर किशन को अपने सीने से लगाए रखते हैं। उनकी अपनी आंखों भी नम हो चुकी थी, क्योंकि अंजलि उनकी बहन थी। वो किशन को संभालते हुए खुद भी अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ पल तक दोनों इसी तरह खड़े रहते हैं। तभी नानी माँ भी किशन की तरफ देखते हुए भावुक आवाज में कहती है, संभालो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वेब किशन को याद दिलाती है कि इस वक्त उसे अपने आसपास मौजूद लोगों के बारे में भी सोचना होगा, और कहती है कि वहाँ पर क्रिश है, एक बार उसके बारे में भी तो सोचो। अरे वो सिर्फ अपनी माँ के लिए कितनी मजबूती के साथ वहाँ पर खड़ा है। जिस उम्र और परिस्थिति में किसी बच्चे को खुद टूट जाना स्वाभाविक होता है, उस समय क्रिश अपनी माँ के लिए वहाँ पर मजबूती से खड़ा है। अब नानी माँ किशन की तरफ देखते हुए कहती है, जब क्रिश अपने माँ के लिए इतनी मजबूती से खड़ा रह सकता है, तो तुम अपनी पत्नी के लिए क्यों नहीं खड़े रह सकते। उनकी बात सुनकर किशन अब धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, तो इधर नानी माँ की आंखों में भी आंसू थे। वो आगे कहती हैं, उन्होंने पहली बार अंजलि का वो सेठनी वाला रूप देखा है। उन्हें हमेशा लगता था कि स्वाति के जाने के बाद इस परिवार को आखिर कौन संभालेगा। उन्हें हमेशा ही चिंता रहती थी कि इतने बड़े सदमे के बाद परिवार को एक साथ रखना कितना मुश्किल होगा। उन्हें चिंता रहती थी कि इतने बड़े सदमे के बाद उसके परिवार को एक साथ रखना कितना मुश्किल होगा, लेकिन अंजलि को जिस तरह उन्होंने इस समय खुद को संभालते हुए देखा था, उससे उनकी सोच अब पूरी तरह से बदल गई थी। अंजलि ने जिस मजबूती के साथ परिस्थिति का सामना किया था, उसे देखकर नानी माँ के मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया था। अब वो किशन को समझाते हुए कहती है, अंजलि इतनी मजबूती से खड़ी है तो देख किशन, तुम्हें भी उसके लिए उसी तरीके से मजबूती से खड़ा होना होगा। परिवार के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि कोई भी टूटे नहीं। किशन अब कुछ पल तक चुप रहता है। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन पीयूष और नानी माँ की बातें अब उसके मन में उतर चुकी थी। वो धीरे धीरे अब अपने आंसुओं को पोंछता और खुद को संभालने की कोशिश करता है। अब उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसके भीतर एक नया संकल्प जरूर पैदा हो चुका था कि अब उसे अपनी पत्नी के लिए खड़ा होना था। उसे अपनी माँ और अपनी बेटी के लिए भी मजबूत रहना था, क्योंकि इस समय सवेता को भी उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और उसकी माँ को भी।